रवि हंस हैं, दिल्ली में जो पीएचई दिल्ली में के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 28 तारीख या 27 तारीख को जो आंदोलन करने जा रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन करने जाए, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से ये लंबे समय से आपकी डिमांड है, करीबन 2.5 साल हो चुके हैं और ये बड़ा लंबा संघर्ष है, पहली बार देखा कि 2.5 साल बहुत होते हैं और आपकी मांग जो है अभी तक सरकार ने वो पूरी नहीं की। आपकी बहुत सारी डिमांड थी, बड़े मंत्रियों से भी मिले, डिप टाउन से भी मिले, जितने भी एलजी से भी मिले, लेकिन वही उठा के 3 बार कुछ नहीं मिला। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का नाम भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सभी अपने टेलीविजन साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो आने वाला प्रोग्राम है वो हर एक टेलीविजन तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ मैं सभी टेलीविजनों से अपील करना चाहता हूँ कि 3 मार्च को जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने 27 फरवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू में रखा है ताकि असेंबली सेशन के दौरान टेलीविजन का मुद्दा जो है वो सरकार के ध्यान में लाया जा सके। और मैं सभी टेलीविजनों से अपील करना चाहता हूं कि ये शायद आपके पास ये लास्ट मौका होगा कि अगर आप इस दिन सरकार के ऊपर या जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनके ऊपर एक दबाव बना सकें ताकि असेंबली के अंदर आपका मुद्दा जो है वो बिल के रूप में आए, रेगुलेशन के रूप में आए, ताकि उसका कोई ना कोई हल निकल सके। इसलिए हर एक टेलीविजन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने घरों से निकले और ये लास्ट लड़ाई जिसको हमने कहा था कि ये लास्ट लड़ाई होगी और इसे लास्ट लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और आपने जैसे जिक्र किया कि 2.5 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है, और हमने जब शुरू किया था 22 जून 2022 को तो हमारे लोगों का यही कहना था कि अब आप इस प्रोटेस्ट को खत्म ना करें। तो हमने उस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया, वो आज लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो आज तक हमें नहीं मिला। जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो एलजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, डिवकाम हो, डीसी जम्मू हो, सबके साथ 2-2, 3-3 मीटिंग हमारी हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद जल शक्ति मिनिस्टर जो जावेद राणा साहब हैं, उनके साथ भी हम 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासनों के सिवा जो है वो कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं जम्मू के जितने भी हमारे नुमाइंदे जीते हुए हैं, चाहे वो विपक्ष, देखिए लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो कि जनता के मुद्दों को उजागर करता है और सरकार मजबूर हो जाती है उन मसलों को हल करने में। मैं जम्मू के जितने भी विधायक जो जम्मू कश्मीर से जीते हुए हैं, मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगा, खासकर जो विपक्ष में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने भी टेलीविजन के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति की है 2014 से लेकर लगातार। अब आप विपक्ष में है, अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आपको चाहिए कि एक रेजुलेशन जो है वो असेंबली के अंदर लाएं ताकि विपक्ष का जो भूमिका है, विपक्ष की जो भूमिका बनती है वो आप उसको निभाएं। क्योंकि अगर आप इसमें कामयाब रहते हैं, अगर सरकार टेलीविजन के हक में फैसला करती है तो भी आपको फायदा होगा, और अगर सरकार टेलीविजन को की मांग को अनसुना करती है तो भी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। तो विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा मौका है ये, और मुझे लगता है कि अगर भाजपा इसके ऊपर रेजुलेशन लाती है तो उमर अब्दुल्ला सरकार को मजबूरन इस मसले का हल करना पड़ेगा, और इससे भाजपा को तो फायदा होगा ही होगा, साथ के साथ 60,000 टेलीविजन परिवारों को भी जो है वो फायदा होगा। जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में आपको मुझे याद है कि जो कुछ और ने कहा कि आप हमें बताइए, हम आपके मसले का हल करेंगे, लेकिन वो जीत भी गए। लेकिन वो बात जो है वही की वही है। आपका एक ही मुद्दा है कि जो घर वापसी तभी होगी जब रेगुलेशन पॉलिसी के ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन जो जीत गए उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब जो ओपोजिशन जो है के ऊपर आ गई है, जो ओपोजिशन में आ गए हैं, जो उम्र सरकार है, एनसी की सरकार है, उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो स्टेट होता है ना ही बिजनेस रूल है। और जब भी हमने जावेद राणा से बात की, हमने हमेशा टेलीविजन की बात की, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम एक फेस बैनर के ऊपर इसको हल करेंगे। क्या करें? सबसे पहले तो मैं जावेद राणा साहब के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, और उमर सरकार के लिए भी मेरा यह स्पष्ट कहना है कि राजनीति ना करें। राजनीति हमें भी थोड़ी थोड़ी समझ आती है। अगर आप स्पेशल स्टेटस के लिए कैबिनेट से रेजुलेशन पास करके एलजी को भेज सकते हैं, तो टेलीविजन के मुद्दे के ऊपर भी आप अगर सिंसियर हो, अगर आप ईमानदार हो, तो आप टेलीविजन के मुद्दे को कैबिनेट में अप्रूवल दे करके आप एलजी साहब के पास भेज दो। आप अपना काम करो, जो आपकी जुडिक्शन के अंदर आता है, जो आपके अंडर आता है, वो ये आता है कि आपको कैबिनेट से उसको अप्रूवल देनी है। और जैसे हमारे अब्दुल रहीम राठौर साहब जो आजकल असेंबली के स्पीकर हैं, पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन के थोड़े दिन के बाद, सरकार बनने से चंद दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2014 की बनी हुई कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है। तो उस कैबिनेट सब कमेटी को जो कमेटी गठित हुई थी वो उमर साहब के टाइम हुई थी, तभी उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, और आज भी उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हीं की बनाई हुई कैबिनेट की सब कमेटी ने वो रिपोर्ट सबमिट की है। आप उसी रिपोर्ट को उठाएं और उसको कैबिनेट से अप्रूव करके एलजी साहब के पास भेज दो। अगर आपके पास पावर नहीं आ रहा पता है, आप एलजी साहब के पास भेज दो। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एलजी साहब हमारे खिलाफ है या आपकी नीयत में खोट है। अगर आपकी नीयत साफ हुई तो एलजी साहब के साथ लड़ाई होगी, तो हम एलजी साहब के साथ लड़ेंगे, आप बरी हो जाओगे। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास पावर नहीं है, ये आपको इलेक्शन से पहले भी पता था कि हम यूपी के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हमारी पावर्स जो है वो लिमिटेड है। और ये अब आपको पता नहीं चला, ये पहले भी आपको पता था। तब आपने इतने बड़े वादे किए लोगों के साथ कि हमारी सरकार ने तो पहली कैबिनेट में करेंगे, 3 कैबिनेट मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अब इसीलिए हमने असेंबली के पहले एक बार सरकार को याद करवाने के लिए प्रोटेस्ट रखा है। और उसके दौरान अगर सरकार विफल रहती है तो ये आंदोलन असेंबली के दौरान भी हो सकता है, और तब इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। रवि जी, उनका ये भी फर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पक्के करने हैं, उनके लिए जो है वो सोर्सेज भी चाहिए, जो सैलरी देनी है उसका भी प्रावधान करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये भी कहा गया कि इसको हम फेस बाई जो है मैनर से तरीके से फेस बाई करेंगे। और
जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी अपोजिशन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है वो भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है, और टीडीपी वाले भी इस मुद्दे को उठाने के बारे में तैयार है, लेकिन बीजेपी जो 28 एमएलए है वो इसके ऊपर अभी तक कोई उनका संज्ञान है, उनकी कोई इस तरह का बयान नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है। मैं तो जैसे मैंने पहले अपील की कि बीजेपी को तो इस वक्त विपक्ष का रोल निभाना चाहिए, कि बीजेपी को खुद रेजुलेशन लाना चाहिए। हाँ। अगर बीजेपी चाहती है कि हमें अपने आप को जिंदा रखना है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू में 28 सीटें मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी को मिली है, और जनता के हित में अगर आज बीजेपी रेजुलेशन नहीं ला सकती तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और उन लोगों के लिए क्या जवाबदेही होगी बीजेपी को खुद तय करना है। तो आज विपक्ष में है, पहले तो हमने मान लिया कि एलजी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते थे क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, लेकिन आज इनको अगर ये विपक्ष की भूमिका में निभाने में भी विफल रहते हैं तो फिर इनकी जरूरत क्या है? फिर क्या जरूरत है इनकी? तो आज तो इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर डेली वेजर का रेगुलेशन लाते हैं तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं डेली वेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो भी भाजपा को फायदा होगा। अगर सरकार उसको इग्नोर करती है तो भी भाजपा उसको मुद्दे को बना सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो डेली वेजर के खिलाफ है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार बीजेपी को चाहिए कि पहले डेली वेजर का मुद्दा जो है वो असेंबली के अंदर रेजुलेशन अपनी तरफ से पेश करे। बाकी नवाज मलिक जी ला रहे हैं रेजुलेशन, बहुत अच्छी बात है। वो डेली वेजर के मुद्दे पे उन्होंने प्रायोरिटी पे डेली वेजर का मुद्दा रखा है। पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया है, वो भी डेली वेजर का मुद्दा उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है। तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी डेली वेजर के साथ है, जैसे वो दावा करते थे कि हम डेली वेजर के साथ है, ये हमारे भाई हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखना चाहिए, तो आज मौका हमके पास ये साबित करने का। जिस तरह से बीजेपी हमेशा से ये कहती है कि जो लोगों के हित के मुद्दे हैं उसको इग्नोर करके, हमने पिछली जो स्टार्टिंग की बजट सत्र हुआ था श्रीनगर में, लोगों के हित की बात की बजाय जो बिना मतलब के फजूल के मुद्दे हैं उनको उठाती है। आपको नहीं लगता है इस बार जो है बाकायदा अमित शाह ने उनको ट्रेनिंग दी है कि बजट सत्र में अपनी किस तरह से काम करना? आपको लगता है कि लोगों के हित के जो मुद्दे हैं, भलाई के मुद्दे हैं, उनको उठाएगी इस बार? ये तो 3 तारीख को सेशन लगने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस करवट बैठता है। तो हम तो मुद्दे दे रहे हैं ना उनको, हम खुद दे रहे हैं मुद्दा, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई है नहीं। आप लाओ ना असेंबली में, जयकार हो जाएगी बीजेपी की, क्योंकि 7,500 परिवारों को अगर रोटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो उनको मिलेगा ना। बुलाए रेजुलेशन, उनके पास मौका है साबित करने का कि हम जम्मू के हित में हैं। और ये कहते हैं ना कि जम्मू के अंदर भेदभाव नहीं होता। मैं एक लेटेस्ट मिसाल अभी दे देता हूँ आपको जो भाजपा के टाइम पे हुआ है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद कश्मीर के अंदर आज तक एक भी डेली वेजर को रिटायर नहीं किया गया, लेकिन जम्मू के अंदर 350 से ज्यादा डेली वेजर को 60 साल उम्र पूरी करने के बाद रिटायर कर दिया गया, जबकि सीएसआर रूल डेली वेजर के ऊपर लागू नहीं होता जब तक वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है और बिना किसी नोटिफिकेशन के, कोई सरकारी आदेश नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ बीजेपी के टाइम पे हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज बीजेपी इसके ऊपर जवाब देना कि हमारे टाइम पे हम कहते थे एक प्रधान एक संविधान एक निशान, लेकिन कहां एक प्रधान एक संविधान लागू हुआ? नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आज आपके पास मौका है, इस मौके को बना लो, ये आपको काम आएगा। प्रवीण जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि 10 साल से जो है बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे गवर्नर रूल रहा, आने वाले समय अभी भी गवर्नर रूल था, जैसे पॉपुलर गवर्नमेंट आने के अगर चाहते हैं, जैसे 2014 में ललकार रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें वोट दो, हम डेली वेजर का प्रायोरिटी के ऊपर ये इसका हल करेंगे, लेकिन 10 साल में एक भी काम जो है डेली वेजर के पक्का करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आपको लगता है कि ये जो है वादे किए गए थे, जो मोदी सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, डेली वेजर को हम पहली प्रायोरिटी पे करेंगे, 10 साल में कुछ नहीं किया, अब ये दूसरी सरकार आई, अब उनके ऊपर थोपना चाहते, क्या कहेंगे? मैंने पहले ही ये कहा कि अब इनके पास मौका है, ये खुद तो करना नहीं चाहते थे, इनकी नीयत में खोड़ दी। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इस बात में भी रेजुलेशन नहीं लाएंगे, मुझे पता है नहीं लाएंगे, क्योंकि ये डेली वेजर के सबसे बड़े दुश्मन ये है। 17 महीने की डेली वेजर की वेजेस पेंडिंग हुई, इनके टाइम पे हुई। 350 डेली वेजर रिटायर हो गए, इनके टाइम पे हुए, जो खाली हाथ चले गए, आज दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, इन्हीं के टाइम पे हुआ है। सबसे बड़े डेली वेजर के दुश्मन यही लोग हैं। सरकार कोई भी बनती है, जब सरकार बदलती है तो सरकार की पॉलिसियां नहीं बदलती। 2014 में उमर अब्दुल्ला सरकार ने डेली वेजर पक्का करने के लिए 3 फेज बनाए थे, और वो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। अगर भाजपा डेली वेजर के हित में होती ना तो उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करती, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाजपा ने इनको डेली वेजर को बैकडोर कहा, पाप की घंटी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप अपने अब इनको साबित करने का समय है कि क्या ये डेली वेजर के हक में है या डेली वेजर के खिलाफ है। अगर हक में है तो आप रेगुलेशन लाइए, अगर खिलाफ है, अगर रेगुलेशन नहीं लाओगे तो फिर मैं उन लोगों से भी जरूर सवाल पूछूंगा जो हमारे डेली वेजर नेता इनका प्रचार करते थे, जो इनकी कंपेनिंग करते थे कि यही लोग हमें पक्का करवाएंगे। कोई कहता था 3 महीने में करवाएंगे, कोई कहता था असेंबली इलेक्शन से पहले करवाएंगे, कोई कहता था असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद में करवाएंगे। फिर उनसे भी सवाल मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा हमें कोई इनसे गिला शिकवा नहीं है। हम आज भी कहते हैं जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। अगर आप हमारे हित में हो, आप डेली वेजर के हित में हो, आज आप विपक्ष में हो, आपके पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती। आप विपक्ष का रोल निभाओ, आप रेजुलेशन लाओ, डेली वेजर का रेजुलेशन, डेली वेजर का बिल सबसे पहले भाजपा पेश करे असेंबली के अंदर। अगर उमर सरकार उसका विरोध करती है तो फिर हमारी लड़ाई जो होगी वो उमर सरकार से होगी। अगर एलजी और उमर साहब के लिए मैसेज, आप कैबिनेट से अप्रूवल देके एलजी साहब के पास भेजो। अगर एलजी साहब डिस्कस करते हैं फिर एलजी साहब के साथ लड़ाई होगी, फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आपने 27 तारीख को ये आंदोलन की घोषणा की है, किस तरह का आंदोलन रहेगा? क्या
पानी वाटर पानी सप्लाई को प्रभावित करेंगे या किस तरह का आंदोलन हमारे दर्शकों को अपने जो है टेलीविजन उनको बता दीजिए। मैं टेलीविजन से पहले तो ये कहना चाहता हूँ 22,500 टेलीविजन 22,053 टेलीविजन पीएचसी डिपार्टमेंट का जम्मू प्रोविंस का है। अगर 10,000 टेलीविजन उस दिन सड़क पे आ गया तो इसे सरकार को 24 घंटे के अंदर फैसला करना पड़ेगा। और अगर टेलीविजन उसी जैसे पिछले 3 साल से हमने तमाशा देखा टेलीविजन का कि ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार से ज्यादा टेलीविजन कभी घरों से बाहर नहीं निकला, सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करेंगे रवि जी आते बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा सारा हमें नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि रेगुलाइजेशन मिले, आप चाहते हो कि 7 महीने की पेंडिंग वेजेस मिले, तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मैं जब वोट मांगने आऊंगा मत देना वोट, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों की लड़ाई के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलो। आपके हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई नेता जो मर्जी नेता आ जाए वो आपको रेगुलाइजेशन तब तक नहीं दिलवा पाएगा जब तक 20,000 में से कम 15-18 हजार टेलीविजन सड़क पे नहीं आएगा। क्योंकि सरकार भी ये सोचती है कि लड़ने के लिए 2,000 टेलीविजन, और जब हम गिनती हमारे पास आती है रेगुलाइजेशन के लिए तो 61,000। और क्या सरकार ये सोचने में मजबूर हो जाती है क्या इतने टेलीविजन काम करते भी हैं या नहीं करते? अगर ये काम करते हैं तो फिर अपना हक मांगने के लिए घरों से निकलते क्यों नहीं? इसका मतलब है कि टेलीविजन को रेगुलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें सरकार के दिमाग में चलती है और कहीं ना कहीं टेलीविजन आज तक अगर कामयाब नहीं हुआ उसके अंदर कमियां टेलीविजन के अंदर भी है। और अगर मैं 27 फरवरी की मैं बात करूं, अगर 27 फरवरी को 10,000 टेलीविजन सड़क पे आ गया तो मैं वादा करता हूं सरकार को मजबूर कर देंगे रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करने के लिए। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देते रवि हंस, उन्होंने कहा है कि अब